चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोयम नंबर 22 देखें, जिसमें पोयम का नाम है लघु काव्य। लघु काव्य मतलब शॉर्ट पोयम्स। यहाँ पर आपको 3 शॉर्ट पोयम दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, और जहाँ पर ये तीनों पोयम वो 3 अलग अलग टॉपिक्स पर भी है, और पोयम के 3 अलग अलग टाइप्स भी इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको पोयम के 3 टाइप दिए गए हैं, दोहा, मुक्तक और हाइकू। ये पोयम के 3 अलग अलग टाइप्स हैं, कि जिनमें सबसे पहले जो है वो मुक्तक देखें। पहला आपको एक पोयम दी गई है, पोयम का नाम है राजघाट पर। तो वो पोयम वो एक मुक्तक है। तो अब मुक्तक मतलब क्या? गुजराती में मुक्तक का मतलब कहते हैं मोती, कि जो मोती की तरह जो है वो सुंदर हो, मोती की तरह कीमती हो, एकदम खास हो, तो उसे मुक्तक कहते हैं। तो ये मुक्तक पोयम का टाइप। मुक्तक को दूसरा ये भी कहा जाता है कि भाई जिसमें जो है वो कोई पर्टिकुलर रूल्स ना हो, कोई नियम में न लिखे जाते हो, नॉर्मल लिखी जाती हो ना कोई कविता, वो भी मुक्तक ही कहलाती है। कि जिसमें कोई एक टॉपिक पे लिखा गया हो, जिसमें कोई एक खास बात बताई गई हो, तो वो खास बात, वो खास टॉपिक, वो समझो कहलाता है मुक्तक। बरोबर। तो यहाँ पर ये मुक्तक दिया हुआ है पहला, जिसका नाम है राजघाट पर। तो राजघाट किसे कहते हैं? ध्यान है? याद है? ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि राजघाट किसे कहते हैं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। राजघाट वो प्लेस है कि जहाँ पर गांधी जी की समाधि बनी हुई है। गांधी जी की समाधि को राजघाट कहते हैं। दिल्ली में वो प्लेस जहाँ पर गांधी जी की समाधि समाधि बनाई गई है, उनकी डेथ के बाद उनकी समाधि जहाँ दिल्ली में बनाई गई थी, उस प्लेस को राजघाट कहते हैं। और यहाँ पर ये पोयम, ये मुक्तक वो गांधी जी के ऊपर लिखा हुआ है। एक छोटी सी एक एक 1.5 लाइन की ये पोयम है, कि जिसमें देखो क्या वो कहना चाहते हैं। इनके कवि जो हसमुख पाठक हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आटला फूलो नीचे ने आटलो लांबो समय गांधी कदी सूता નથી। देखो इतनी छोटी सी बात है, लेकिन सच में मोती जितना छोटा होता है ना, उतना ज्यादा कीमती होता है। ये मुक्तक भी जिस तरह से ये मुक्तक दिया हुआ है ना, उसका मीनिंग उतना ही बड़ा निकल रहा है। बरोबर। यहाँ गांधी जी के बारे में बताया हुआ है, इनडायरेक्टली बताया हुआ है, कि देखो गांधी जी ने अपना पूरा जीवन कैसे बिताया था। कैसे बिताया था गांधी जी ने पूरा जीवन? तो मुसीबतों में बिताया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया था, और कोई ऐशो आराम की जिंदगी उन्होंने नहीं जी थी। पहले भले ही वो भले ठाट बाट में रहते थे, लेकिन पता है ना, उन्होंने तो सब कुछ त्याग करके एक धोती में रहना शुरू किया था, जमीन पर सोते थे। बरोबर ना? कि कभी भी उन्होंने आराम नहीं किया, हर वक्त ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में वो आगे रहे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो आगे रहे। तो वो गांधी जी जो कभी भी जो है वो आराम, आराम उनके लिए समझो सेकेंडरी थिंग थी, कि हाँ भाई वक्त मिला तो आराम करते, नहीं तो पहले हमें हमारे देश के लिए काम करना है। गांधी जी ऐसे इंसान थे। तो लेखक इनडायरेक्टली टोन मारते हुए या कहते हुए ये कह रहे हैं कि यार गांधी जी अब इतने सालों से सो गए हैं। क्यों सो गए हैं भाई? गांधी जी तो कभी सोते ही नहीं है। इतने सालों से सो गए हैं मतलब कि उनकी डेथ के बाद ये लेखक जो है वो गांधी जी को याद कर रहे हैं, कि आज का समय जो है वो हमारे समाज में ऐसा आ चुका है कि फिर से कोई एक गांधी की जरूर है। फिर से कोई एक ऐसे इंसान की जरूर है जो गांधी जी की तरह यहाँ पर काम करे। बरोबर ना? और वो लेखक इनडायरेक्टली गांधी जी को ही याद कर रहे हैं, कि भाई काश गांधी जी वापस आ जाए। भाई गांधी जी को तो कभी ऐसे जो है वो आराम से सोने की, आराम करने की आदत ही नहीं है, तो अब क्यों गांधी जी इतना सो गए हैं? भाई क्यों नहीं गांधी जी वापस आते? तो गांधी जी के लिए अपनी फीलिंग वो यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर से पढ़ता हूँ, उसमें लिख रहे हैं कि आटला फूलो नीचे ने आटलो लांबो समय। भाई एक तो फूलों के ऊपर, गांधी जी कभी फूलों के ऊपर या फूलों के साथ सोते थे? नहीं ना। उनकी जिंदगी में तो समझो हमेशा कांटे ही कांटे थे, हमेशा मुसीबतें ही मुसीबतें थी। फूलों के साथ उनका कहाँ पे वास्ता था? सही बात है ना? इसलिए वो कह रहे हैं कि आटला फूलो नीचे ने आटलो लांबो समय। भाई इतने समय से सो रहे हैं, गांधी जी कभी सूता ही नहीं। भाई गांधी जी तो कभी ऐसे सोते ही नहीं है, तो अब क्यों गांधी जी इतना समय तक वो सो रहे हैं? बरोबर ना? नहीं, कोई चला जाता है तो उसके लिए फीलिंग्स में हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, कि यार वो तो कभी ऐसा करता ही नहीं है, अब क्यों वो चला गया, कि काश वो वापस आ जाए।
तो वही गांधी जी को याद करते हुए ये पोएट हसमुख पाठक वो कह रहे हैं कि यार गांधी जी तो कभी आराम करते ही नहीं हैं, वो तो कभी फूलों के ऊपर सोते ही नहीं हैं, तो अब क्यों इतना लंबा समय तक वो सो गए हैं। काश वो गांधी जी इस समय वापस आ जाए, हमारे दुनिया को आज के समय में बचाने के लिए काश वापस आ जाए। बरोबर। तो देखो एक छोटा सा मुक्तक, वो भी इतनी अच्छी तरह, सच में मोती की तरह जो है वो सुंदर लिखा हुआ है। फिर एक दूसरा पॉइंट है, दूसरी एक पोयम का टाइप दिया हुआ है जो है हाइकू। हाइकू, ये हाइकू वो एक जापानीज पोयम का टाइप है, जापान से लिया हुआ पोयम का एक टाइप है हाइकू। हाइकू पोयम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 17 लेटर्स की लिखी गई होती है, सिर्फ 17 लेटर्स, वर्ड भी नहीं है, सिर्फ लेटर। और वो भी पोयम ऐसे लिखी जाती है कि जिसमें 3 लाइन की पोयम होती है, जैसे यहाँ पे दी गई है 3 लाइन की पोयम, कि जिसमें पहली लाइन में 5 लेटर्स होते हैं, दूसरी लाइन में 7 लेटर्स होते हैं, और तीसरी लाइन में फिर से 5 लेटर्स होते हैं। बरोबर ना, 5 7 5 इस तरह से लिखे हुए होते हैं, उसे हम लोग हाइकू कहते हैं। बरोबर। ये हाइकू वो एकदम सुंदर तरह से लिखा जाता है, और कहते हैं कि भाई गुजराती के जितने भी काव्य के प्रकार है ना, सबसे हार्डेस्ट वो ये कहलाता है ना, सबसे हार्ड वो ये कहलाता है, क्योंकि हाइकू लिखना, सिर्फ 17 लेटर्स में कोई पॉइंट डिस्क्राइब करना, वो मामूली बात नहीं होती जो इसमें बताया जाता है। बरोबर। अब यहाँ पे जैसे बताया हुआ है, वो पोयम में जैसे समझाया हुआ है ना, देखो क्या कहते हैं कि गीत सांभड़ी डूडू डोलियो, ऊपर चकली बैठी। बरोबर ना, बस इतनी सी ये पोयम, रावजी पटेल की लिखी हुई इतनी सी पोयम, इतना सा छोटा सा हाइकू लिखा हुआ है कि जिसमें नेचर का डिस्क्रिप्शन हो गया। छोटा सा इस पोयम में भी पूरे नेचर का डिस्क्रिप्शन हो गया, कि जिसमें कह रहे हैं कि गीत सांभड़ी डूडू डोलियो। डूडू मतलब, तो डूडू मतलब कहते हैं कि भाई जो क्रॉप्स क्रॉप्स आते हैं ना खेत में, जो है वो क्रॉप्स क्रॉप्स की एक डंडी, तो उसे डूडू कहते हैं। तो गीत सांभड़ी डूडू डोलियो, कि भाई गीत, कौन सा गीत, तो हवा का गीत है। भाई ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, एकदम मधुर हवा चलने लगी, तो हवा की भी आवाज आती है ना, तो जैसे उस हवा से ये क्रॉप्स लहराने लगे, पूरा खेत लहराने लगा। आप इमेजिन करो अपने माइंड में कि पूरा खेत जहाँ पर अच्छे खासे क्रॉप्स तैयार हैं, और हवा से वो सभी क्रॉप्स लहरा रहे हैं। बरोबर ना। तो गीत सांभड़ी मतलब उस हवा की वजह से सभी क्रॉप्स लहरा रहे हैं, ने ऊपर चकली बैठी, और उन क्रॉप्स के ऊपर कोई एक डूडू, मतलब कोई एक क्रॉप के ऊपर आकर जो है वो चिड़िया बैठ गई, तो वो क्रॉप लहरा रहा है ना, तो उसके साथ वो चिड़िया भी ऊपर बैठी हुई लहरा रही है। आपके माइंड में इमेजिनेशन चल रहा होगा ना, एकदम जो है वो ग्रीन अच्छा सा खेत हो, उस खेत में जो है वो क्रॉप्स हवा की वजह से मस्त लहरा रहे हैं, जैसे नाच रहे हैं, हवा गीत गा रही है और ये क्रॉप्स नाच रहे हैं। और उन क्रॉप्स को नाचता हुआ देखकर एक चिड़िया भी आकर जो है वो वहां पर बैठ गई, और उन क्रॉप्स के साथ साथ वो क्रॉप्स जैसे नाच रहे हैं, पूरे क्रॉप्स हिल रहे हैं, तो उसके साथ ऊपर बैठी हुई वो चिड़िया भी हिल रही है। तो कितना अच्छा जो है वो एटमॉस्फेयर बन गया होगा। बरोबर है ना, सुंदर। भले 17 लेटर्स की लिखी गई छोटी सी पोयम हाइकू, लेकिन कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ था। सही बात है ना। और ऐसे ही दूसरी एक पोयम है, जो पोयम का टाइप है दोहा, मतलब दोहे। दोहे आपको हमेशा आते हैं ना, हिंदी में गुजराती में हर साल आपको दोहे आते हैं। यहाँ पर भी वो दोहे दिए गए हैं, एक छोटा सा दोहा दिया हुआ है। दोहा जनरली 2 या 4 लाइन का होता है, कि जिसके अंदर हमारा लाइफ मोरल कोई डिस्क्राइब्ड होता है। लाइफ मोरल मतलब जिंदगी का कोई सच, या जिंदगी के लिए कोई अच्छी सीख, वो इसमें डिस्क्राइब होती है, उसमें दी गई होती है। और यहाँ पर भी जो दोहा दिया हुआ है, उसमें भी हमारे ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छी सीख दी गई है, कि जिसमें देखो इस दोहे में ऐसा लिखा हुआ है कि एकल देता दान जे, एकल जूझत जंग, एकल जग निंदा सहे, ए वीरों ने रंग। बरोबर। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एकलता, एकलता मतलब अकेलेपन का, कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, कुछ भी नई चीज करके दिखानी है ना, तो उसके लिए कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जो भी करना है अकेले करके दिखाओ।
बरोबर ना, कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, जो भी करना है अकेले करके दिखाओ, अकेलेपन में जो है खुद वो करके दिखाओ, तो ही ये दुनिया जो है वो आपको वीर मानेगी, मतलब बहादुर मानेगी, नहीं तो नहीं। और अक्सर अगर हम लोग दूसरों पे डिपेंड होके काम करते रहे ना, तो उसमें हम लोग कभी भी खुद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड होंगे तो अगर सामने वाले ने कभी कोई चीज के लिए मना कर दी, तो उसकी वजह से हम भी अपने जीवन में अटक जाएंगे। सही बात है ना, मुझे ये काम करना है, इतना बड़ा काम, तो मैंने सामने वाले को कहा कि तुम मेरी मदद करो। अब सामने वाले ने पहले हाँ कहा, लेकिन फिर आधे में वो मना कर दे, तो मेरा काम भी अटक जाएगा ना। लेकिन अगर मैं किसी पे डिपेंड ही ना रहूं और खुद अपना काम करता रहूं, तो भले सामने वाला हाँ कहे ना कहे, कोई भी हो, मुझे क्या चिंता, मैं तो खुद जो है वो आगे बढ़ता रहूंगा ना। सही बात ना, ये अकेलेपन की जो है वो महिमा इसमें बताई गई है। देखो क्या कह रहे हैं कि एकल देता दान जे, जो अकेले ही दान देना जानता हो, जो दान देने का काम वो भी अकेला ही करता हो। एकल जूझत जंग, जूझत मतलब कि भाई परेशानी उठाना, परेशान होना, बरोबर ना। एकल जूझत जंग, जंग मतलब कि भाई जो है वो ये लड़ाई युद्ध, इस दुनिया की जो भी लड़ाई हो, जो भी युद्ध हो, वो सब वो अकेला ही उठाता हो, अकेला ही लड़ता हो, अकेला ही हर तरह की परेशानी उठाता हो। ने एकल जग निंदा सहे, एकल जग निंदा सहे, जग निंदा, जग मतलब दुनिया और निंदा मतलब बुराई, जो दुनिया की बुराई भी अकेला ही सहन करता हो। पता है ना, ये दुनिया ऐसी है कि जहाँ पे आप कुछ भी काम करोगे ना, लोग हमेशा उल्टा ही आपको कहेंगे। सही बात है ना, कभी भी आप भले सही काम करो या गलत काम करो, लोग आपकी बुराई ही करते रहेंगे। और अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो अकेले उस बुराई को सहन करते रहो, भले कोई कुछ भी कहे, आप चुपचाप उस बुराई को सहन करते रहो। इसलिए कहते हैं ना, एकल जग निंदा सहे, ए वीरों ने रंग। ए वीरों ने रंग मतलब कि भाई वही वीर कहलाते हैं, वही जो है हमारे क्या कह सकते हैं, बहादुर कहलाते हैं, और वही सही इंसान कहलाते हैं, जो इस दुनिया में खुद को आगे बढ़ा पाते हैं। बरोबर, तो ये अकेलेपन की महिमा इसमें बताई ना। ठीक है, तो देखो आज जैसे हमने ये पोयम के 3 अलग अलग टाइप्स देखे ना, मुक्तक देखा, हाइकू देखा, दोहा देखा। अब ऐसे ही चैप्टर के, इस बुक के दूसरे जो है वो चैप्टर, दूसरी पोयम्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।